नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक के कम से कम 6 से 7 अध्याय हमने अपने कर लिए हैं। आज हम अपना अगला जो अध्याय है हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और परीक्षा के लिए जितने भी उपयोगी प्रश्न है आप उनको हल भी कर पाएंगे। तो चलिए एक बार अध्याय पर आते हैं और शुरू करते हैं। अध्याय का नाम रहेगा बच्चों हमारा कैसे बनता है रेडियो नाटक। अभी तक हम लोगों ने कहानी पढ़ा, नाटक पढ़ा, कहानी का नाटक में रूपांतरण पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कैसे बनता है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक यानी कि वो नाटक जो रेडियो पे प्रसारित होते हैं। अभी तक हमने नाटक की एक विशेषता पढ़ी कि वो दृश्य होता है, तो क्या रेडियो पे जो नाटक प्रसारित हो रहा है क्या वो दृश्य होगा, किस प्रकार से इसमें कहानी रची जाएगी, किस प्रकार से क्या कार्य होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे कि रेडियो नाटक की क्या परंपरा है, नंबर 1। नंबर 2, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक समानता और अंतर क्या है। नंबर 2, सिनेमा, एक रंगमंच और रेडियो नाटक में कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर है कि जो नाटक सिनेमा में प्रसारित होते हैं, जो नाटक रंगमंच पे प्रसारित होते हैं और जो नाटक रेडियो होते हैं, क्या उनमें कोई समानताएं हैं, कुछ अंतर है, कुछ वो चीजें। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की क्या महत्ता है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ ध्वनि ही होती है, दृश्य नहीं होता है, तो उनकी क्या महत्ता होती है और रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है और उसमें पात्र किस प्रकार संयोजित किए जाते हैं, वो सब चीजें। अब है आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलीविजन था, न कंप्यूटर था, सिनेमा हॉल और थिएटर थे, तो लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध होते भी नहीं थे। जैसा समय आज है कि हम आज हमारा जो मन करता है हमने खोला, नेटफ्लिक्स खोला, हमने अमेज़न प्राइम और हम उस पर ढूंढना शुरू कर देते हैं हर एक चीजें, या हम लोगों को आजकल यूट्यूब पे तो हर एक चीज अवेलेबल है, हमने उठाया और हमने सब कुछ देखना शुरू कर दिया। ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो आज हम घर बैठ के नहीं देख सकते हो। पर पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसे समय में घर बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो से ही लोग मनोरंजन करते थे, गाने सुनते थे, रेडियो से ही लोगों को जो है देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो मिलती थी और रेडियो पे ही लोग जो है नाटक जो है वो देखा करते थे। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी, टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे और रेडियो पर आने वाले जितने भी जो नाटक होते थे वो कि टेलीविजन और जो धारावाहिक जो भी कमी उसमें रह जाती थी, क्योंकि पहले हर किसी के घर में टेलीविजन नहीं होता था, तो जो भी कमी उस समय रह जाती थी वो सारी की सारी जो कमी है वो रेडियो पूरी करता था। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी कि रेडियो के लिए नाटक लिखना, और ऐसे लेखक जो रेडियो के लिए लिखा करते थे बहुत ही सम्माननीय पद माना जाता था। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के बाद जो मंच पर भी बेहद कामयाब रहे मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे धर्मवीर भारती कृत अंधा युग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, इसके जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो माने जाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। हमने सिनेमा में चरित्र देखे, रंगमंच में चरित्र देखे, तो बच्चों रेडियो में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे कहानी बनती है। ये जरूरी चीज है, आगे कहानी का बनना उन संवादों के माध्यम से। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह उसमें कहानी बनती है, उसमें रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। बस एक चीज यहाँ पर है कि उसमें जो है वो दृश्य नहीं होते। और इनका सबसे बड़ा अंतर है कि रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये था कि भाई उसमें दृश्य चैनल जो है वो देखे जा सकते थे, इसमें जो दृश्य है वो नहीं देखे जा सकते।
रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, क्योंकि रेडियो को हम सिर्फ सुनते हैं, वो सिर्फ श्रव्य है। इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा में रंगमंच के लेखन से थोड़ा सा भिन्न है और थोड़ा सा मुश्किल भी, क्योंकि जब हमें लोगों को कोई चीज दिखानी होती है तो हमें बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमें लोगों को कोई चीज सिर्फ सुनानी होती है और दिखानी नहीं होती तो उस समय पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा है और ना ही अभिनेताओं के चेहरों की भाव भंगिमा है। ना यहाँ पर आपको ये पता है कि अभिनेता ने पहना क्या हुआ है, ना आपको ये पता है कि वो किस प्रकार के इमोशन है, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन क्या है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर आपको सिर्फ उनको सुनना है, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। एक कहानी की वही शुरुआत होती है, वही मध्य होता है, वही अंत होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय। इसका परिचय, सबसे पहले परिचय आना, फिर इसमें द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना यानी कि ऑपोजिशन का आना या विलन का आना, और उसके बाद फिर उस विलन का चले जाना और समस्या का समाधान हो जाना। इसमें भी इन तीन चीजों का ही समावेश जो है वो होता है। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। अब ये होगा किस माध्यम से? आवाज के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल ही गई होगी। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। अब फिर वही समस्या कि कहानी को चुना कैसे जाए। नंबर 1, कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली हुई हो, कहानी जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो दर्शकों तक आपके जो आप चीज को कहना चाह रहे हो वो दर्शकों को छू जाए। वो जो ऐसी चीज ना मानी जाती है कि जो एक लेखक होता है ना, एक लेखक का लेख तभी सफल हो पाता है जब वो लेख जो है दर्शकों के मन को छू जाता है। उसको बोलते हैं ना कि हार्ट को टच करना। तो जब वो उस हार्ट को टच करता है ना, तो ही वो जो लेख है वो जो है वो सफल हो पाता है, अन्यथा वो लेख का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो चाहे रचना मौलिक यानी कि ओरिजिनल हो, बिल्कुल किसी ने लिखी हो या फिर किसी स्रोत से या फिर किसी से कॉपी की गई हो, चाहे कैसी भी रचना हो, रचना ऐसी हो जो दर्शकों को छू जाए। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट की होती है। एक तो यही चीज, धारावाहिक कई बार आते हैं, उनकी एक नाटक की अवधि 1 घंटा भी हो जाती है, 30 मिनट की भी हो जाती है, लेकिन रेडियो नाटक की जो अवधि होती है वो 15 से 30 मिनट की मानी जाती है। उसके 2 कारण है उसके पीछे। नंबर 1, श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की जो एकाग्रता अवधि होती है वो 15 से 30 मिनट ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, जब किसी चीज को हमें देखना होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बनी रहती है, हमारी एकाग्रता बनी रहती है। पर जब किसी चीज को सिर्फ सुनना हो तो सुनने में ना हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो इतना नहीं बन पाता। तो इसीलिए जो है उसकी समय सीमा को कम कर दिया गया है, 15 से 30 मिनट कर दिया गया है, ताकि लोगों की जो कंसंट्रेशन जो उनके सुनने की या जो जितना वो सुन पाए वो इतना सुन पाए कि उनको इस बीच में बोरियत महसूस ना हो। दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। अब जब उनको सिनेमा में नाटक देखने होते हैं तो वो लोग इकट्ठा हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर थिएटर्स वगैरह की, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ जो है एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है और उस बड़ी सी स्क्रीन पर बहुत सारे लोग एक साथ नाटक देख सकते हैं। पर वास्तव में रेडियो तो जो ज्यादातर बहुत छोटे से होते हैं रेडियो, तो सुनने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग भी इन चीजों को सुन सकते हैं। अंग्रेजी में इसे कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, जहां पर ऑडियंस को बहुत सारी ऑडियंस को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, वो कैप्टिव ऑडियंस होती है। अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक, जिसको हम एक स्थान पर, जैसे थिएटर में इतने सारे दर्शकों को एक ही जगह पर कैद सा कर लिया जाता है, तो एक स्थान पर कैद किए गए कुछ दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता है और सुनता है। इसमें किसी को कैद होने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा होने की जरूरत जो है वो नहीं है। सिनेमा घर या नाट्य गृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। यस, हम कभी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम मूवी के लिए, हमारे पास अगर 3 घंटे की या 2.5 घंटे की मूवी है, तो अगर हमें वो मूवी अच्छी नहीं लग रही है ना, तो भी हम उस मूवी को पूरा देखते हैं, हम वहां से उठकर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर रेडियो में अगर इंसान को बोरियत हो जाए ना, तो वो नहीं देखेगा और वो उठकर चला जाएगा। यही फर्क होता है दृश्य में और यही फर्क होता है श्रव्य में,
कि जो चीज सुननी होती है उसको इंसान इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसको पता होता है कि जो मूवी चल रही है ना थिएटर में, तो वो वाली जो मूवी है वो उसको लगता है कि शायद एंड में कुछ अच्छा आ जाए, शायद अब कुछ अच्छा आ जाए, शायद अब कुछ क्लाइमेक्स आएगा, अब कुछ आएगा, तो वो उसके इंतजार में उसको पूरी को खत्म कर देता है। तो उनको दर्शकों को निकालना आसान नहीं होता। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है वो उस कार्यक्रम को देखेगा और देखकर ही जाएगा, जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा देता है। लगा कि उस वाले स्टेशन से बोर हो रहा है, चलो किसी और चैनल पे, ये चीज संभव है, या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि जो है वो छोटी होती है, और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जाती है, जिसकी कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। अगर आपकी नाटक लंबा है तो फिर उस नाटक को 3 दिन में, 4 दिन में, या 1 हफ्ते में, या 2 हफ्ते में उसको लंबा करके खींचा जाएगा और रोज 15-15 मिनट का दिखाया जाएगा, ताकि दर्शक उस चीज से बोर ना हो, क्योंकि एक साथ दर्शक इतना लंबा नाटक नहीं सुनेगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय और निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगैरह वगैरह, जो भी उनकी रखनी होती है वो। अब है धारावाहिक की बात है तथा पात्रों की संख्या सीमित हो। अब बारी आती है रेडियो नाटक लिखने की। अब उसको लिखा कैसे जाए। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, मंच का नाट्य लेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफी समानताएं होती हैं, कि मंच पर किस प्रकार से नाटक का लेखन किया जाता है, फिल्म की पटकथा किस प्रकार से लिखी जाती है, और रेडियो नाट्य लेख में किस प्रकार से समानताएं हैं, वो सब। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है और उनका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए ही जो है हमें करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। बिल्कुल, जो दृश्य आ रहा है उस दृश्य के हिसाब से आपको संगीत भी देना पड़ेगा। अपनी बात को और बेहतर करने के लिए एक उदाहरण की जो है यहाँ पर मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है, रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच परिसर, प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभाव और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से कुछ दिखाया जा सकता था। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ डायलॉग्स हैं। राम कहता है, श्याम मुझे बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। तो श्याम कहता है, डर तो मुझे भी लग रहा है, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान हो रहे होंगे। तो राम कहता है, ये सब जो है ना इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। और मोहन की जिस तरीके से वो नकल करा, मोहन की नकल करते हुए फिर वो जंगल से चलते हैं और मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है, और वो इस तरीके की बात जो है वो करते हैं। उसके बाद श्याम जो है वो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था। आवाज लगाकर अब फिर वो आवाज लगाते हैं, मोहन मोहन। राम लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। और राम जो है रोने लगा और ये कहने लगा कि हम जो है वो घर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद श्याम, चुप करो, श्याम उनको चुप करा रहा है, आवाज लगाते हुए, मोहन, अरे मोहन हो लिए, इसका लेखन कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से जो है उसमें लिखा जाएगा। फिर उसके बाद मोहन, दूर से नजदीक आती आवाज, मतलब मोहन से दूर से आवाज लगाता है, आ रहा हूं, वही रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था, मेरे नजदीक ही कोई पंछी जो है वो पंख फड़फड़ाकर भयानक स्वर करता उड़ जाता है। और राम जो है उसको देखकर फिर से चीखने लगता है। फिर उसके बाद राम कहता है, श्याम मुझे बचाओ। फिर उसके बाद मोहन कहता है, जो नजदीक आ गया है। अब मोहन उसको बोलता है, क्योंकि वो नजदीक आ चुका था, उसको बोलता है, डरपोक कहीं के। फिर राम कहता है डरे स्वर में, वो क्या था, वो जो पक्षी जो उड़कर गया वो क्या था, वो उसके बारे में पूछता है। फिर मोहन कहता है कि कोई चिड़िया थी, वह हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी, 1 नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। फिर ये वाली बात मोहन कहता है, मोहन बोलता है। फिर श्याम कहता है, मोहन रास्ता भटका दिया, पहले तो रास्ता भटका दिया, अब तुम बहादुरी दिखा रहे हो। तो इस प्रकार से जो एक संवाद है वो उनका चल रहा है, और इस संवाद को कल्पना की जा रही है कि वो इस प्रकार का संवाद जो है नाटक रूप में इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। तीनों में सबसे जो बेफिक्र है वो कौन है, मोहन है। इससे ये पता चल रही है चीज, रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। उनके नाम,
आपसी संबंध, उनके नाम क्या है नंबर 1, उनके संबंध क्या है नंबर 2, उनकी विशेषताएं क्या है नंबर 3 से सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। भाषा पर तो विशेष ध्यान, अगर आपने कहीं पर भी कठिन भाषा का इस्तेमाल कर दिया ना तो दर्शक उठकर चला जाएगा, तो भाषा पर भी ध्यान देना है आपको। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है, गांव का है, किसी और विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, क्या वह रोजगार धंधा करता है, इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित जो है वो करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी से अलग से बात करेगा, ये सब प्रकट होगा उसके संवादों से, क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से अलग तरीके से बात करता है, माँ से अलग तरीके से बात करता है, बच्चों से अलग तरीके से बात करता है, तो ये सब उनके संवादों से प्रकट होती हैं चीजें। यूं तो ये सब कुछ फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होता है, लेकिन रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों की, रेडियो जो है संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर दिया है। इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है, और ये विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है, क्योंकि रेडियो में कौन बात कर रहा है, किससे कर रहा है, हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित करता है उसका नाम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हो। उसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का जो हिस्सा है वो बनाना पड़ता है। अब है उदाहरण एक यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है। हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, तो संवाद कुछ इस तरह का होगा, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाऊं, और वो आहा की ध्वनि करता है, और वो क्योंकि उसको बेंच पर गर्मी लगती है और वो बेंच पर जो है वो बैठ जाता है। अगर कुछ पार्क का गर्मी का दृश्य इमेजिन किया जाए तो कुछ इस प्रकार का जो दृश्य है वो वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेडियो नाटक में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में इसमें जाना। तो इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो ये है कि रेडियो नाटक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कीजिएगा। और हमारा आज का जो ये पाठ है यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, आप लोग घर पे परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से कर रहे होंगे, तो आप लोगों को आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से करिए अपनी परीक्षाएं, डरना नहीं है और बहुत जो है अच्छे से तैयारी करनी है। इसी के साथ जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।